हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी के घोषणा पत्र में देरी, अखिलेश बोले मोदी जी अच्छे दिन वाला घोषणा पत्र चुनाव बाद आएगा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने देश से कई अहम वादे किए हैं। 11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान होने में मात्र 7 दिन बचे हैं, लेकिन सत्ताधारी भाजपा का घोषणा पत्र अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा तंज कसा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके भाजपा से अच्छे दिन को लेकर पूछा है कि विकास पूछ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का अच्छे दिन वाला घोषणा पत्र क्या चुनाव के बाद आएगा? इस बार तो बीजेपी वाले एक दूसरे से भी नहीं कह पा रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो भला जनता से क्या कहेंगे? भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी दफ्तर की तस्वीर पर लोगों ने लिखा, मोदी के लिए 15 लाख से मैंने ये घर बनाया। इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी भले ही हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे हो, मगर पिछले चुनाव में कई बातें बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रही है, जिनमें एक है 15 लाख रुपए सभी गरीबों के खाते में डालने का, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रेंड #My15 lakh स्टोरी पर लिखना शुरू कर दिया, जिसके निशाने पर सीधे पीएम मोदी और बीजेपी। दरअसल साल 2014 लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटे पीएम मोदी ने कहा था कि हमारा चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए या नहीं, क्या काला धन वापस नहीं आना चाहिए, चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए या नहीं। अब मोदी सरकार का कार्यकाल खत्म होने को है। चुनाव प्रचार में 15 लाख की बात जिक्र अब भूले से भी बीजेपी का कोई नेता नहीं कर रहा है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर मोदी सरकार की खिंचाई की। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने दुबई के पाम बीच की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, ये सब मेरा है, धन्यवाद मोदी। पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने लिखा, मैंने अपना 15 लाख अमित शाह को दे दिया। बीजेपी मंत्री के गोद लिए गांव का बुरा हाल। अलका बोली, मोदी जी क्या इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही देश के विकास के लिए नई योजनाओं को लेकर दम भर रहे हो, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी पुरानी योजनाएं नाकाम साबित हुई है। ऐसी नाकाम योजनाओं में से एक है उनकी सांसद आदर्श ग्राम योजना। पीएम मोदी की सांसद आदर्श ग्राम योजना किस कदर नाकाम रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस गांव को उनके मंत्री ने इस योजना के तहत गोद लिया था, वहां अब बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के कचेरा गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया था। इस गांव के लोगों ने अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीवी के बाद अब गूगल पर विज्ञापन देने में बीजेपी टॉप पर। एक महीने में प्रचार पर फूंके 1.21 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं को ये शिकायत रहती है कि मीडिया का एक वर्ग उन्हें गाली यानी कि उनकी आलोचना करते हैं। मीडिया सरकार की उपलब्धि नहीं बताते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा करने की जरूरत क्या है, जब बीजेपी पहले से ही विज्ञापनों पर हजारों हजार करोड़ फूंक रही हो। ऐसे में उसे मीडिया की तारीफ की जरूरत ही क्या रह जाती है। अब गूगल ने अपनी एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात कही है, जिसे देख लगता है कि बीजेपी ने यहाँ पर भी प्रचार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। गूगल ने जानकारी देते हुए बताया कि राजनीतिक दलों के विज्ञापनों में अकेले 33% हिस्सा बीजेपी का है। गूगल की इंडियन ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट की माने तो बीजेपी ने 19 फरवरी से लेकर अब तक करीब 1.25 करोड़ रुपए गूगल पर ऐड देने में खर्च किए हैं। इस रिपोर्ट में गूगल ने बताया है कि किसने उसे सबसे ज्यादा ऐड दी है और उस पर कितने खर्च किए हैं। आडवाणी ने ब्लॉग में दिखाया मोदी को आईना। साक्षी बोली, आज से आडवाणी जी भी देशद्रोही हो गए। बीजेपी के संस्थापकों में से एक और पार्टी को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में कभी सारथी की भूमिका में रहे लाल कृष्ण आडवाणी ने महीनों बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है।
चुप्पी तोड़ते ही आडवाणी ने सीधे मोदी के राष्ट्रवाद पर हमला बोला है। हालांकि उन्होंने अपने लेख में मोदी का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जिन विचारों को जनता के सामने रखा है वो वर्तमान मोदी के बीजेपी से एकदम मेल नहीं खा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य हमेशा देश पहले रहा है, बाद में पार्टी और फिर बाद में व्यक्तिगत हित रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की विविधता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही भारतीय लोकतंत्र का सार है। एक बार फिर अमेठी से हारेंगी स्मृति ईरानी, राहुल गांधी को मिलेगी बड़ी जीत। भारत की कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी हार रही है, ऐसा दावा है एबीपी न्यूज द्वारा किए गए एक न्यूज निल्सन सर्वे का, जिसमें साफ कहा गया है कि अमेठी सीट से दूसरी बार बीजेपी की उम्मीदवार बनी स्मृति ईरानी हारती दिख रही है। सर्वे का दावा है कि इस सीट पर राहुल गांधी को जीत मिल सकती है। दरअसल अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी साल 2004 से जीतते आ रहे हैं। इस सीट पर पिछली बार आम आदमी पार्टी की तरफ से लोकप्रिय कवि कुमार विश्वास ने भी चुनाव लड़ा था और चौथे नंबर पर आए थे। वहीं स्मृति ईरानी को राहुल ने करीब 1 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। इस बार स्मृति का हौसला बुलंद है। उनका कहना है कि उन्होंने अमेठी में काम किया है, वहां लोग उन्हें अपनी बेटी मानते हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि वो इस बार राहुल गांधी को हरा पाएंगी, मगर सर्वे को देख ऐसा लगता नहीं है। किसके पैसे से चल रहा है नमो टीवी? बिना लाइसेंस दिखाए जा रहे हैं मोदी भक्ति वाले कार्यक्रम। चुनाव तारीखों के ऐलान होने के बाद देश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से एक चैनल शुरू हुआ। चुनाव आयोग देखता रह गया और 26 मार्च से नमो टीवी शुरू हो गया। बीजेपी को समर्पित इस चैनल पर दिन रात नरेंद्र मोदी के तारीफों की पुल बांधी जाती है। उनसे जुड़ी खबरों और कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि नमो टीवी किस कैटेगरी का चैनल है ये कंफर्म ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि नमो टीवी मनोरंजन का चैनल है, न्यूज का चैनल है, या फिर फिल्म का चैनल है, या धार्मिक चैनल है, कुछ कंफर्म नहीं है। अलग अलग केबल और डीटीएच ऑपरेटरों ने नमो टीवी को अलग अलग कैटेगरी में रखा है। टाटा स्काई ने नमो टीवी को हिंदी समाचार सेवा बताया है। ट्वीट वायरल हो गया है और इसे देखते हुए टाटा स्काई ने ट्वीट डिलीट कर दिया है। सवाल उठता है कि टाटा स्काई ने ट्वीट क्यों डिलीट किया? क्या टाटा स्काई ने झूठ बोला था इसलिए ट्वीट डिलीट किया? इसका जवाब है हाँ। टाटा स्काई ने न सिर्फ झूठ बोला बल्कि अपने उपभोक्ता को गुमराह भी किया है। गडकरी का मोदी पर तंज, मैं काम के आधार पर वोट मांगता हूँ, धर्म जाति के नाम पर चुनाव नहीं लड़ता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर इशारों में खुद की पार्टी बीजेपी को नसीहत दी है। इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद पर लड़ रही है। ऐसे में गडकरी ने कहा वो बीजेपी एजेंडा से मेल नहीं खाता। गडकरी ने कहा कि मैं चुनाव धर्म और जाति के आधार पर नहीं लड़ता, मैं सभी वर्गों के लिए काम करता हूँ। दरअसल नितिन गडकरी महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ उन्हीं के पूर्व साथी नाना पटोले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। गडकरी से जब सवाल किया गया कि आपका राष्ट्रवाद आपके चुनावी अभियान में क्यों नजर नहीं आता, गडकरी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि मैं राष्ट्रवादी तो हूँ, लेकिन धर्म जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ता। मैंने अपना काम किया है। गडकरी ने सड़कों, नागपुर मेट्रो और दलितों के लिए अपने काम को गिनाते हुए कहा, मैं चुनावी अभियान में इन्हीं मुद्दों पर बात करूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ महिलाओं ने निकाला मार्च, मोदी हराओ का दिया नारा। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में महिलाओं ने मार्च किया। राजधानी दिल्ली में भी महिलाओं ने मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकाला। देश भर में नफरत और हिंसा के मौजूदा माहौल के विरोध में इस मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया है। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, बैनर तले हजारों महिलाओं ने मार्च में शामिल हुए। इस कार्यक्रम को लेकर जारी प्रेस रिलीज में लिखा कि पिछले 5 वर्षों में महिलाओं में गुस्सा भरा है। उनके संघर्ष को दबाया गया और उन्हें कमजोर समझा गया। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार तब तक नहीं रुकेंगे जब तक समाज में बढ़ रही हिंसा कम नहीं हो जाती है। न्याय योजना पर कैलाश विजयवर्गीय ने मांगा एडवांस,
तो कांग्रेस नेता बोले पहले 15 लाख दीजिए। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पिछले दिनों कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसा था, जहां उन्होंने कहा था कि इस कांग्रेस के घोषणा पत्र का कवर पेज देखकर सोनिया गांधी नाराज और घोषणा पत्र देखकर जनता नाराज। बिना दिमाग वाले लोग काम करेंगे तो यही परिणाम आएगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर विजयवर्गीय का दिया बयान एक वायरल होने लगा, जिसमें उन्होंने न्याय योजना का मजाक बनाते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी नेता ने लिखा, राहुल गांधी जी, आपने जनता से वादा कर लिया कि साल भर में 72,000 देंगे। चलो मान भी ले, लेकिन आपकी बातों पर भरोसा कैसे करें? भरोसे के लिए कुछ एडवांस ही दे दीजिए। जनधन योजना के तहत हमने खाते तो खुलवा ही दिए हैं। भारत ने नहीं गिराया पाकिस्तान का F-16 विमान। क्या मोदी ने वोट के लिए झूठ बोला है? भारत ने पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेते हुए बालाकोट में जैश के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी भारत पर एयर स्ट्राइक की कोशिश की गई थी। भारत ने दावा किया था कि वायुसेना ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया, लेकिन अब इस मामले में एक नया खुलासा सामने आया है। अमेरिकी न्यूज पब्लिकेशन फॉरेन पॉलिसी ने एक रिपोर्ट में आनम अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि भारत का F-16 विमान मार गिराने का दावा गलत हो सकता है। गुरुवार को प्रकाशित रिपोर्ट में पब्लिकेशन ने कहा है कि हालात की सीधी जानकारी रखने वाले अमेरिका 2 वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने फॉरेन पॉलिसी को बताया कि अमेरिका अधिकारियों ने हाल ही में पाकिस्तान के F-16 विमानों की गिनती की और कोई भी विमान गायब नहीं पाया गया। मोदी की फिल्म पर भड़की ममता, बोली आज तक देश के लिए क्या किया है जो उनकी फिल्म देखी जाए। अभिनेता विवेक ओबेरॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में विवेक मोदी की भूमिका निभाते दिखेंगे। फिल्म की रिलीज डेट बदलकर 12 अप्रैल को टाल दी गई है। इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म समझा जा रहा है। फिल्म को कई विरोध सहने पड़े, लेकिन अंततः चुनाव आयोग ने फिल्म को हरी झंडी दिखाई। लोकसभा चुनाव से 1 महीने पहले मोदी पर बनी ये मूवी अब रिलीज होने जा रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मूवी से आपत्ति जताई है। कुछ बिहार में जनता को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी ने ऐसा क्या किया जो उन पर फिल्म बन रही है। उन्होंने कहा, लोग आप पर बनी फिल्म क्यों देखें? अगर लोगों को फिल्म देखनी है तो वो गांधी जी, अम्बेडकर जी पर बनी फिल्म देखेंगे, मोदी पर क्यों? उन्होंने भारत के लिए क्या योगदान दिया? मोदी की सेना कहने पर ईसी ने भेजा योगी को नोटिस। पत्रकार बोले, होगा कुछ नहीं, चुनाव आयोग पर यकीन रखिए। गुजरात विधानसभा चुनाव सहित देश के विभिन्न राज्यों में संपन्न चुनावों में इलेक्शन कमीशन की कार्यशैली पर अक्सर उंगलियां उठती रही है। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी सहित दूसरे कई नेता तो आयोग की निष्पक्षता को खुली चुनौती देते रहे हैं और चुनाव आयोग को कई बार मोदी आयोग की संज्ञा भी देते रहे हैं। इसी प्रकार चुनाव आयोग की अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए एक बार फिर चुनौती दी जा रही है। भारतीय सेना को मोदी जी की सेना कहने के बाद चुनाव आयोग ने सीएम योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस नोटिस के बाद देश के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। इस मामले पर एनडीटीवी इंडिया के पत्रकार और विदेशी मामलों के जानकार उमा शंकर सिंह ने व्यंग्य करते हुए कहा है, होगा कुछ नहीं, चुनाव आयोग पर यकीन रखिए। उमा शंकर सिंह के इस ट्वीट के बाद कई पत्रकारों और लोगों ने काफी रोचक टिप्पणी की है। मोदी शाह की राजनीति पर आडवाणी ने तोड़ी चुप, बोले विपक्षी नेताओं को राष्ट्रद्रोही कहना गलत। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने आखिरकार सालों बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। कभी बीजेपी के चोटी के नेता रहे आडवाणी अब बीजेपी के सबसे पीछे के नेता रह गए हैं। आडवाणी ने एक लेख लिखकर कहा है कि मेरे लिए पहले देश, पार्टी बाद में।
और स्वयं सबसे अंत में। बीजेपी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को कभी दुश्मन नहीं माना और न ही उन्हें राष्ट्रद्रोही कहा है। बीजेपी को जन्म देने वाले इस नेता ने अपनी ही पार्टी के बारे में बहुत बड़ी बात कह दी है। लेख में उनका इशारा अब के बीजेपी नेताओं के ऊपर है, जो लगातार विपक्ष और विपक्ष के नेताओं को पाकिस्तानी बता रहे हैं, विपक्ष मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। बता दें कि चुप्पी तोड़ते ही अडवाणी ने सीधे मोदी के राष्ट्रवाद पर हमला बोला है। हालांकि उन्होंने अपने लेख में मोदी का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जिन विचारों को जनता के सामने रखा है वो वर्तमान मोदी के बीजेपी से एकदम मेल नहीं खा रही है। सबसे झूठा प्राइम मिनिस्टर है मोदी। अगर ये श्रीलंका जाता तो कहता रावण को मैंने ही मारा है। अजीत सिंह का यही कहना है। यदि आप थोड़ा भी टीवी देखते होंगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी कोई भाषण देते हैं तो इतिहास, नेहरू या पार्टी विशेष के बारे में अक्सर कुछ ऐसा कह देते हैं जो विवादों का कारण बन जाता है। मोदी के ऐसे बयानों पर राजनीतिज्ञ से लेकर वरिष्ठ पत्रकार तक हतप्रभर रह जाते हैं और ऐसे बयानों को पीएम पद की गरिमा को धूमिल करने वाला बताते हैं। लेकिन वही तमाम आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए 5 सालों तक प्रधानमंत्री देश के विभिन्न राज्य में झूठे और तंज वाले भाषण देते रहे हैं और उनके समर्थक भी ताली बजाते रहे हैं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सभी विपक्षी दलों ने मोदी के झूठ का भंडा फोड़ना शुरू किया है तो उसका तोड़ ना पीएम मोदी को मिल रहा है और ना ही मोदी के सिपा सालरों को। इसके कारण बीजेपी नेता आजकल बगले झांकने लगे हैं। सबसे बड़े फेक न्यूज नेटवर्क के मुखिया है अमित शाह। इन 12 जगहों से चलता नफरत का कारोबार। एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स यानी कि एबीएम ये वो संगठन और नेटवर्क है जो बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह की पर्सनल टीम की तरह काम करती है। बीजेपी अपने आप में एक विशाल संगठन है, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की फौज है। इसके बाद भी एबीएम पार्टी के समानांतर सिर्फ अध्यक्ष की मर्जी से काम करने वाला ऐसा नेटवर्क है जिसके बारे में ज्यादातर कार्यकर्ताओं को पता भी नहीं होगा, सांसदों को भी पता नहीं होगा। जिन्हें पता होगा उन्हें बस इतना ही पता है कि यह अमित शाह की पर्सनल टीम है। हाफ पोस्ट न्यूज वेबसाइट के संपादक अमन सेठी ने महीनों सैकड़ों पन्नों के दस्तावेज की खाक छानने और कई लोगों से मिलने के बाद पाया कि 166 लोगों की ये टीम देश के 12 जगहों पर अपना दफ्तर रखती है। इसका काम है व्हाट्सएप के लिए मीम तैयार करना, चुनावों के समय न्यूज वेबसाइट की शक्ल में प्रोपेगेंडा वेबसाइट लॉन्च करना, बदनाम करने और अफवाह फैलाने का अभियान चलाना, अपने नेता के समर्थन में फेसबुक पेज चलाना, राजनीतिक अभियान चलाना, जैसे भारत के मन की बात और मैं भी चौकीदार। यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या भारत में सबसे बड़े फेक न्यूज नेटवर्क के मुखिया अमित शाह ही है? माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।